बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नारा अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ताजिक सदर के हमरा आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मकबूज़ा कश्मीर में यकतरफा इक़दामात वापस लेने तक भारत से तिजारत मुमकिन नहीं। इन हालात में भारत से तिजारत कश्मीरियों के साथ गद्दारी होगी। जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आज अपने एक बयान में कहते हैं कि हुकूमत बजट में भारी टैक्स लगाकर अवाम पर मुआशी बोझ डालना चाहती है। जबकि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी एक खबर सामने आई, कह रहे हैं कि बैरून मुल्क रवानगी पर जो हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अपील की थी वो वापस ले लिए। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक तो वज़ीर आज़म साहब की आज ताजिक सदर से मुलाकात, दूसरी जानिब जो हुकूमत ने फैसला किया शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अपील वापस लेने की, ये दोनों मामलात पर मैं आपका तज्ज़िया चाहूँगी। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि ये हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब को एनआरओ दी है जी, क्योंकि अपील वापस ले ली है। और मुस्लिम लीग नून जो है उसका मौक़िफ़ ये है कि पीपल्स पार्टी को एनआरओ मिला है हुकूमत की जानिब से। इमरान खान हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने किसी को एनआरओ नहीं दिया। पब्लिक का मौक़िफ़ है कि सबको एनआरओ मिल गया। मेरा तो कम से कम ये कि एनआरओ की बरसात बारिश ऐसी बारिश है कि वो मतलब है कि थमने का नाम ही नहीं लेती। और यही सियासत है और इसी तरह से आगे चल रहा है सिलसिला और होता रहा है और एक बार फिर हुआ है। लेकिन इस बार जो है वो मतलब कुछ अजब से अंदाज में हुआ है। मतलब कि ये मतलब मुशर्रफ साहब का एनआरओ ऐसा नहीं था वो भी थोड़ा सा कम था। इस बार तो मुकम्मल तौर पे उसमें ये था कि मुकदमे कहीं ना कहीं चलते रहे थे। इसमें तो टोटल जो है ना सफाई सुथराई, पीछे का सारा सब क्लीन, सारी जमातें, कारोबारी शख्सियात, ब्यूरोक्रेसी, मुकम्मल एनआरओ। तो अब यह है कि अब देखते हैं आगे किस तरह से होता है। लेकिन कुछ और भी हो रहा है, सिर्फ एनआरओ ही नहीं हो रहा और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो एनआरओ लफ्ज़ एनआरओ बस खत्म हो गया कम से कम। इसको अब ज़रा थोड़ी देर के लिए हम अपने साइड पे करते हैं। अभी मैं तो 4-5 महीने पहले ही कह चुका हूँ ये बात, लेकिन अब इसको और इमरान खान साहब भी अब जो है वो उनकी तवज्जो ज़्यादा जो है वो इस्लाहात की तरफ और बजट की तरफ और इन सारे मामलात की तरफ है। वो पिछली पार्टियों पे अगर तनकीद भी कोई हो रही है तो ये हो रही है कि वो इतना छोड़ के गए थे, ये इतना वो उनके दौर में इतना नुकसान होता था, उनके दौर में ये बर्बादी हो गई, मुस्लिम लीग नून ने इतना तबाह कर दिया मुल्क को, पीपल्स पार्टी के दौर में ऐसा हो गया। ये नहीं बात कोई कह रहा कि उनके साथ फिर क्या करना था और क्या किया गया और क्यों किया गया। मतलब उसको मतलब अब सिर्फ वो जो है ना वो ज़ुबानी कलामी होता है ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू मुझे नहीं छोड़ेगा, वो ये बस पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ो, ये वो वाला गेम है। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ के जो है वो अब कोई मतलब आप बल्कि ये तो आप समझें कि ये तो कानूनी तौर पे एनआरओ हो गया ना। सारे ही अदालतें और सारे ही जो लोग हैं वो अपने जो गलत थे केसेस वो सही के साथ गड़बड़ हो गए, वो सारा बस एक धुल धुला के निकल गया। अल्लाह खैर से यहाँ से अब आगे बढ़ा जाए। कैसे बढ़ेगी रियासत आगे, कोई बढ़ सकती है रियासत इस तरह, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन एक बात मैं और यहाँ पे बात करूँ वो ये है कि अब यानी बजट की तरफ और आवाम की क्या इश्यूज़ हैं और क्या इस्लाहात इमरान खान साहब कर सकते हैं, इन तमाम जो भी कुछ हुआ है अदालतों में और जैसे भी हुआ है, और सारी की सारी दौलत कहते दौलत आएगी बाहर से, दौलत लूटी हुई, मतलब सब कुछ अपनी जगह रह गया। तो क्या इसकी मौजूदगी में इस्लाहात मुमकिन हैं? इमरान खान अपने याद है वो कर्जा कितना लिया गया, उसका भी कमीशन बनाया था और बहुत सारे कमीशंस बने थे। तो उसमें फिर नतीजा क्या निकला उनका? नतीजा तो कुछ भी नहीं निकला, सवाए इसके कि वो मैंने कहा ना अगर विच हंटिंग ना होती और क्रॉस द बोर्ड होता। मैं अपने उस बात पे कायम हूँ कि एक दफ़ा तो करना चाहिए था, इस्लाहात होनी चाहिए थी पुलिस में, अदालती निज़ाम में, सेहत, तालीम, खारजा पॉलिसी, मतलब इस्लाहात होनी ज़रूरी थी। बजाय इसके कि हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी या नहीं पूरी करेगी या क्या होगा, वो अपनी जगह इश्यूज़ हैं, लेकिन ये तो होना था ना, ठीक तो करना था अदारों को। मतलब बाहर के मुल्कों में आप जाएं तो मैंने आपसे कहा ना जेलें भरी हुई हैं,
आम आदमी जो है वो पड़े हुए लोग जेलों में, उनके इश्यूज क्या होते हैं, कोविड के बाद दुनिया खुलती है, किस तरह जॉब्स मिलेंगी, क्या होगा, किस तरह कौन सी वैक्सीनेशन किस मुल्क में, मतलब बहुत इश्यूज हैं लोगों की, बहुत परेशानियां हैं। बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनके आगे क्या होगा, किस तरह से, मतलब बहुत कुछ जो है वो असल में होना था, लेकिन तवज्जो सारी की सारी ही चूंकि एनआरओ होगा या नहीं होगा या सियासत, बड़ा इंटेलिजेंट प्ले कर गई अपोजिशन जमातें, बहुत इंटेलिजेंट। इमरान खान साहब को 3 साल तक उलझाया, या वो खुद उलझे, क्या हुआ, और वो इस जगह पे आके वो सारे के सारे बैठ के अब कायमा कमेटियां भी उनके पास चली गई, सारा सब आराम से खून से। कायमा कमेटी का जो हेड होता है वो गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, तो वो सारी भी चली गई, वो भी सारा कुछ हो गया, अल्लाह खैर चला। तो अब बजट आ रहा है, तो बजट में देखेंगे क्या अब सामने आता है, लेकिन बजट तो आ ही जाता है ना, बजट तो आ ही जाता है, हर हुकूमत बजट तो ली आती है। असल चीज़ यह है कि जो अदारों ने ठीक होना था, पुलिस ने, ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहत होनी थी, कोई निजकारी हमने करनी थी, साफ शफाफ, कोई मतलब वो बड़े बुनियादी, जब तक वो इश्यूज ठीक नहीं होंगे ये मुल्क आगे नहीं चलेगा, कोई भी रियासत आगे नहीं चल सकती जब तक वहां पर कोई सजा व जजा का गैर सियासी, ये नहीं कि विच हंटिंग कि जिसको पकड़ के इधर कर दें, जिसको पकड़। अब ख्वाजा आसिफ क्यों पड़े हैं किसी को नहीं पता जेल में, तो क्यों है भाई ख्वाजा आसिफ, क्या उन्होंने क्या किया गरीब ने, या वो खुर्शीशा क्यों है, मतलब कोई पूछे ना कि बाकी सारे उनकी लीडरशिप बाहर है तो वो उन्होंने क्या किया है, हाँ। तो वो अंदर है, वो क्यों है किसी को नहीं पता। तो हमारे दोस्त हैं सदीक अल फारूक साहब, मुस्लिम लीग नून के, उनको मुशर्रफ साहब के दौर में गिरफ्तार किया गया चंद दिनों के लिए। मुशर्रफ साहब ने, ये वैसे हमारे साथ, ये मेरे साथ जाती भी हो चुका है, उनके साथ किसी और अंदाज में हुआ, उन्होंने कहा जेल में डाल दो, जेल में डाल के भूल गए, उन्होंने कहा 4-5 दिन के लिए डालो, वो भूल गए जाल में डाल के वो। अब जनाब ये बड़ी खबर बनी थी उस जमाने में, मेरे साथ 5-6 दफा मुशर्रफ साहब के दौर में या बाकी दौर में कहा इसको शो बंद कर दो, अच्छा शो बंद हो गया, अब खुलना कब है ये बताया नहीं, वो काफी अरसे तक मैं पीछे घूम रहा हूं, मैं कही यार एक मिनट उन्होंने कहा हो नहीं, उन्होंने कहा बस ये कहा था बंद कर दो, गुस्से में आके कहा था बंद, खोल कितने दिन के लिए बंद करो। बड़े दिनों के बाद मुशर्रफ साहब से कहीं मुलाकात हो गई किसी फंक्शन में, मैं पीछे 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 वो था ना अब्दुल्ला की तरह घुस गया किसी शादी में। अब वो जनाब वहां मुशर्रफ साहब बैठे हैं, हाँ क्या हाल है शायद, कैसे जा रहा है प्रोग्राम तुम्हारा, मैंने कहा जी सर वो आपने बंद किया, मैंने कहा बंद किया है, मैंने कहा वो आपने बंद किया था ना इतना अर्सा पहले, कहते अच्छा अरे अभी तक बंद है, मैंने कैसे बंद है, अरे मैं तो ऐसे कहा था उस दिन के एक दिन के लिए। तो मसला ये है कि ये बस कुछ अजीब गरीबी मामला पांच दफा हो जाता है। तो लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी एक अजब तरह दुनिया चली गई है, और ये कोविड के हवाले से मैं बात करूंगा क्योंकि इसमें लोगों में बड़ी परेशानी। पहली बात तो ये है कि देखें साइंटिफिक असेसमेंट्स बड़ी गलत साबित हुई हैं, साइंस बहुत गलत। शुरू में आप ये देखें कि लोगों में आम तासुर ये था कि सर्दियों का है तो गर्मी आएंगी तो खत्म हो जाएगा, WHO तो बुरी तरह नाकाम। नहीं, साइंटिस्ट सारे ही दुनिया की साइंस जो है ना बुरी तरह से इसमें नाकाम हुई है। पहले ये था कि सर्दियों में आ गया गर्मियों में चला जाएगा, फिर उसके बाद ये आया कि जी इसमें ये जो है ये जो दूसरी बात हुई वो ये कि प्लाज्मा लोगों का दिया जाएगा और वो उसके नतीजे में उसमें जो है वो एंटीबॉडीज होंगी, और प्लाज्मा की थ्योरी खत्म हुई बिल्कुल। अब इंडिया में लोगों ने बहुत ज़्यादा जो अमवात हुई हैं इस चक्कर में हो गई वहाँ पे ज़्यादा, कि वहाँ पर लोगों ने प्लाज्मा, अभी तक वो उसी उसमें रह के शायद प्लाज्मा देने से कोई बेहतरी आ जाती है, तो ये गलती से प्लाज्मा की तरफ ना जाया जाए, ठीक है। ये पिछले साल ही ये थ्योरी खत्म हो चुकी थी मगरबी ममालिक में, लेकिन हमारे यहाँ शायद वो बात दोबारा जिक्र नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ अभी कंट्रोल्ड है। लेकिन मैं जो बात कोविड के हवाले से करने जा रहा हूँ वो बात बड़ी एक संगीन नौयत का मामला खड़ा हो रहा है कोविड के हवाले से, और वो ये खड़ा हो रहा है कि देखिए कोविड आया ना 2019 के आखिर में, इसलिए कोविड-19 कहते हैं इसको। 2019 के आखिर में आया और फिर दिसंबर तक ज़रा ज़्यादा खुल के आ गया दुनिया के सामने, और फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, हमारे यहाँ फरवरी में आया, फिर बंद हुए, मुल्क बंद होना शुरू हुए सारे। लेकिन उस वक्त फिर ये हुआ कि आज जो है वो कोई 35 लाख के करीब, इसमें 35 लाख के करीब लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं दुनिया भर में, और इसका ये कहाँ जाके एंड होगा। अब कई मुल्कों के अंदर एक डोज लग गई वैक्सीन की, दूसरी डोज नहीं लगी,
22 बिलियन डोजेज जानी थी। ये जो कोवैक्स प्रोग्राम अमेरिका ने स्टार्ट किया था, 2 बिलियन अफराद को लगनी थी। अभी तक 92 ममालिक के 77 मिलियन को लगी हैं। सीरम इंस्टीट्यूट भारत का सबसे बड़ा था, वो बंद हो गया। कई मुल्कों के अंदर फिर लॉकडाउन हो रहा है। टर्की ने जैसे पाकिस्तान के लिए फ्लाइट्स बंद कर दी, कई और मुल्कों के लिए बंद कर दी। तो मतलब अब इसमें पूरे इशू में, लेकिन एक जो मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात है दरमियान में, देखिए ना, दोबारा वियतनाम के अंदर फैलना शुरू हो गया है। साउथ ये जो मुख्तलिफ ममालिक, यहाँ पे श्रीलंका के अंदर फिर दोबारा फैलना शुरू हो गया है। और श्रीलंका के अंदर उनके साहिलों के नज़दीक एक बड़ा टैंकर भी उनका डूब गया है पिछले 24 घंटों में। ये जो पानी है बहरे हिंद के और बहरे अरब के, और ये इसमें 2 बड़े जहाज डूब गए हैं पिछले 24 घंटों में। एक श्रीलंका का और एक ईरान का सबसे बड़ा जो बहरी उसमें कल रात को अचानक आग लग गई और तमाम रात उसमें आग लगी रही और सुबह फिर वो डूब गया। अच्छा, ये जो कोविड की मैंने बात की ना, इसमें 2-3 बातें जो हैं। एक तो ये है कि ये शेप्स नहीं ले रहा है, ठीक है ना। हाइब्रिड की हमने बात कर ली। साइनोवैक को WHO ने अप्रूव कर लिया, लेकिन WHO अप्रूव कर रहा है, लेकिन दूसरे मुल्क, कई मुल्क जो है वो WHO के अप्रूवल से पहले ही उन्होंने शुरू कर दिया। हमारे यहाँ आ गई, साइनोफार्म भी आ गई, बाद में अप्रूव हुई। साइनोवैक भी आ गई, बाद में वहां से अप्रूव। कई मुल्कों ने अप्रूव करने होने से पहले शुरू कर दी। कई जो है उनको WHO ने अप्रूव कर दिया, लेकिन मुल्क अप्रूव नहीं कर रहे। जैसे सऊदी अरब अभी तक चाइना को नहीं, वैक्सीन को नहीं ले रहा। यूरोप ने कहा है कि हम अभी तक स्पुतनिक को उनके 1 या 2 मुल्कों ने एक्सेप्ट किया है, जो कि ईस्टर्न यूरोप के बाकी मुल्कों के अंदर जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो ये पूरी दुनिया जो है ये किस तरह से आने वाले दिनों में तेजी के साथ, क्योंकि ये मुल्क बैठ जाएंगे, ये जो मुल्क खास तौर पे जिनका जो टूरिज्म पे ही चलते हैं वो ज़्यादा देर अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए ना, मैंने पहले भी कहा था कि एयरलाइंस को या जो टूरिज्म की इंडस्ट्री है, कई मुल्क चलते ही उसमें हैं, तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो बंद रखें, ठीक है। उनके एक दफ़ा दुकानें और लोग और यहाँ से मुख्तलिफ जो टूरिज्म रिलेटेड ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया की, वो एक दफ़ा बंद हो जाए तो दोबारा खुलती नहीं है और लोगों को लाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए फिर ये हो रहा है कि वो गोल्डन वीज़ा कोई अफोर्ड कोई दे रहा है, और फिर इतनी इन्वेस्टमेंट कर दो तो यहाँ का पासपोर्ट इतना ये कर दो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो टूरिज्म बड़ा ज़रूरी है उन मुल्कों को चलाने के लिए। तो कई अरब ममालिक में भी ऐसी शुरू हो गया है, यूरोप में भी ऐसी प्रोग्राम शुरू होंगे आने वाले दिनों में, और देखते हैं। लेकिन मैं जो बात आज कहने जा रहा हूँ ना कोविड के हवाले से, वो बड़ी अजीब व गरीब सी बात है। और वो बात यह है कि जो आपको याद होगा कि जब पिछले साल, सब नाज़रीन को याद होगा कि जब भी आया था, कोविड स्टार्ट हुआ था, तो एक थ्योरी सामने आई थी कि, और वो ये थी कि जनाब ये वुहान के अंदर जो लेबॉर्ट्री है उनकी, जो कि दुनिया की बड़ी लेबॉर्ट्रीज में से एक है, जहाँ पे ये वायरसेस के ऊपर, वायरोलॉजी के ऊपर रिसर्च होती है, तो वहाँ से ये वायरस लीक हुआ है। और उसकी थ्योरी दी गई थी कि जी ये स्मॉल पॉक्स जो है, इसका वायरस भी तो लीक हुआ था शुरू में बरतानिया की लैब से, या ये कहा जाता है कि HIV और इबोला और इस तरह के वायरसेस भी शायद लीक हुए थे लेबॉर्ट्रीज में से और फिर फैल के बाहर। लेकिन एक थ्योरी आई थी कि जी वहाँ से लीक हुआ और सारा। उसके बाद ये हुआ कि उसको WHO ने उसको रद्द कर दिया, और वो जो है वो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू में बात की, उसके बाद उन्होंने वो ख़त्म कर दी, और वो बात जो है वो आई गई हो गई, और वो किस्सा जो है फिर वो मतलब फिर वो आगे चल पड़ी, दुनिया आगे चल पड़ी, वैक्सीन आई, सब कुछ हुआ सब। अच्छा, अब अचानक जनाब क्या हुआ है पिछले चंद दिनों के अंदर, और मेरे ख्याल से कि ये एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की डेवलपमेंट है, और वो ये है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने डॉक्टर एंथनी फॉसी को, हम सब जानते हैं डॉक्टर एंथनी फॉसी, एक बड़ा नाम, और ये 1984 से, ये आप समझें कि प्रेसिडेंट रेगन के दौर से ये हिस्सा हैं डॉक्टर फॉसी उस टीम का जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर कह रहे हैं या जो भी कहें। और ये जो है ये रेगन के दौर, फिर इन्हीं के दौर में HIV की जो टीम, जो वायरस आया एड्स का, इन्हीं के दौर में बोला, फिर SARS-1, फिर ये सारे, तो ये बड़े दुनिया में इनका बड़ा नाम है। और पिछले साल से लेके आज तक तो ये है कि अमेरिका, कहा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई किसी शख्स को सुना जाता है और उस पर उसकी बातों को, अमेरिका में भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से ज्यादा मकबूल डॉक्टर फॉसी हो गए। 80 साल इनकी उम्र है, बड़ा इनका तजर्बा है।
अब लेकिन जनाब हुआ यह है कि कोई 380 पेजेस, असल में तो वो 3000 पेजेस से ज़्यादा हैं, लेकिन कोई 380 पेजेस वॉशिंगटन पोस्ट ने इनकी पिछले साल की जो ईमेल्स हैं वो उसका डाटा निकाल के वो डाल दिया, पब्लिक कर दिया डाटा। सही। अच्छा, डाटा जो पब्लिक किया है इनका, तो ये ईमेल्स हैं, अब ये फरवरी में ईमेल हो रही है, फिर अच्छा ये ईमेल्स अपने दोस्तों को भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ साइंसदानों को भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ सेनेटर्स को कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को, प्रेसिडेंसी में कर रहे हैं, दुनिया भर के लोगों को बता रहे हैं। लेकिन मसला ये हुआ है कि इनकी जो कुछ ईमेल्स हैं वो डॉक्टर जॉर्ज गुआ के साथ हैं। डॉक्टर जॉर्ज गुआ जो हैं वो वुहान लैब के अच्छा सरबराह हैं, और उसमें जो है वो जो न्यूज़ वीक ये कह रहा है कि व्हाट डॉक्टर फॉसी डिस्कस विद चाइना इन ईमेल्स। अब ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल यहाँ आ गया, क्योंकि न्यूज़ वीक का जो टाइटल है वो ये कह रहा है कि मतलब इसको ये पूरा, मैंने तो सारी ही तकरीबन ईमेल्स पढ़ी बैठ के आज, जो 380 से कि मैंने कहा अच्छा चलो यहाँ तो होता था वो तो अब मसला ये है कि उन ईमेल्स में डॉक्टर फॉसी जो हैं, इसको ऑस्ट्रेलिया का न्यूज़पेपर ऑस्ट्रेलियन ये कह रहा है कि बॉम्बशेल ईमेल्स ओवर व्हाट फॉसी एंथनी फॉसी न्यू, और वॉशिंगटन पोस्ट ये भी कह रहा है कि एंथनी फॉसीज पेंडेमिक ईमेल्स ऑल इज वेल डिस्पाइट सम क्रेजी पीपल इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, चंद पागल लोग हैं या अजीब से लोग हैं, लेकिन सब ठीक है, वो एक जगह पर ये भी अपनी ईमेल में कह रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है वो एक जगह पर वो इतना, क्योंकि ट्रम्प था वो बेजार भी हुए थे, तो उन्होंने कहा सोसाइटी इज टोटली नट्स, फॉसी ईमेल्स लिफ्ट लिड ऑन द लाइफ ऑफ द आई ऑफ द। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। और इसमें जो है वो डेली टेलीग्राफ कह रहा है कि बॉम्बशेल ईमेल्स रिवील दैट एंथनी फॉसी न्यू कोविड वाज पोटेंशियली इंजीनियर्ड। अच्छा, यानी फॉसी जो है वो ये कह रहे हैं कि जी फॉसी को पहले से ही ये इस बात का, अब ये जनाब फॉसी के ऊपर टोपी डाल दी है या क्या हुआ है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये पता चलेगा कि डॉक्टर फॉसी को एक स्केपगोट बना दिया गया है, क्योंकि साथ ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम इंटेलिजेंस सर्विसेज को ये कहा है कि इस वायरस की, ये इसका ओरिजिनेट ये कहां से हुआ था, इसकी तहकीकात दोबारा की जाए। और उसका जो बेस बनाया है वो बनाया है डॉक्टर फॉसी के, डॉक्टर फॉसी ने कवर अप किया। अच्छा। और डॉक्टर फॉसी को इस बात का इल्म था। अच्छा, चाइना ने बड़ी सख्ती से इसको रद्द किया, उन्होंने कहा ये बकवास है, ठीक है, ये फजूल, क्योंकि अमेरिका जो है वो मतलब ढूंढ रहा है चाइना के खिलाफ कोई मामला। तो इसके बाद जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है लैब लीक्स हैपन एंड नॉट जस्ट इन चाइना, वी नीड टू टेक देम सीरियसली। चाइना नहीं, पूरी दुनिया में होता है। और इसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि वहाँ लैब लीक क्वेश्चन डिसयूज चाइनीज माइंड टेक सेंटर स्टेज। हुआ ये था कि वो कुछ कानों में जो माइंस होती हैं, कानों में काम कर रहे थे लोग चाइना में, और उनके अंदर इस यानी ये जो थ्योरी जो नई अब ईमेल्स में आई है कि उनके अंदर पहले कुछ अलामात थी जो चमगादड़ों से उनके अंदर वायरस गया था, उस वायरस को निकाल के लैब में लाया गया, लैब में लाके वो लीक हो गया, उसके ऊपर रिसर्च हो रही थी वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन उसके साथ ही जो न्यूयॉर्क पोस्ट और बाकी जो हंगामा, ये हंगामा बहुत बड़ी, ये एक समझें कि ये अजीब व गरीब किस्म का मामला हो गया कि फॉसी एडमिट्स मॉडेस्ट NIH फंडिंग ऑफ वुहान लैब। अब वुहान लैब को फंडिंग भी हो गई। अब ये देखें ना, यानी ये अच्छा वो ये फॉसी जो है वो टीवी चैनल्स पे हर जगह बता रहे हैं कि भाई ये जो है ये उनकी जो लैब थी उसकी फंडिंग हुई है, मुझे फायदा उसका नहीं हुआ, हम रिसर्च के लिए फंडिंग हो रही थी, यानी NIH उनका जो नेशनल। लेकिन फॉसी साहब को अब जनाब वहां पे लिब जो, अच्छा अभी भी वो बाइडेन की टीम में है, लेकिन उनको पकड़ लिए, अब उनको पकड़ लिए जनाब रिपब्लिकन। जी हाँ, एक हंगामा मचा हुआ है वहां पे। फॉक्स न्यूज कह रहा है लॉ मेकर्स कॉल फॉर फॉसी रेजिग्नेशन और फायरिंग इमीडिएटली अमिड कोविड फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, उनकी रेजिग्नेशन के मुतालबे होने शुरू हो गए हैं। वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि कॉल फॉर फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन, पेंडेमिक ओरिजिन कहां से हुआ था, इंडिया बीच में कूद गया है। हिंदुस्तान टाइम, चाइना मस्ट हैंड ओवर द कीज टू वुहान लैब, वुहान लैब की चाबियां हमारे हवाले कर दो ताकि पता करें कि ये ओरिजिन कहां से हुआ था। एक जो है ना, एक रौला रप्पा सारा पड़ गया। अच्छा, अल जजीरा कह रहा है यूके, अच्छा नहीं, यहाँ अब बात ये सारी, इसमें इशू ये आ गया है कि अच्छा चाइना ने
सख्ती से डिनाई किया। चाइना कह रहा है उनकी बरतानिया में ये अच्छी खबर आई है, बरतानिया से नहीं, बरतानिया से बहुत अच्छी अल्लाह करे सुकून हो, पहली दफा मार्च 2020 से लेके आज ये पिछले 24 घंटों में कोई डेथ नहीं हुई बरतानिया के अंदर, कोई एक डेथ भी नहीं हुई। वो मुल्क जहां पे हजारों की तादाद में, और उनका क्रेडिट वहां पे डॉक्टर्स को जाता है, कम्युनिटी को जाता है, उनकी लीडरशिप को जाता है, उनके पैरामेडिक्स, सबको क्रेडिट पूरे मुल्क को जाता है कि उन्होंने जैसे तैसे इसको काबू किया। लेकिन अब इसमें इशू ये है कि जनाब इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कि इसको इन्वेस्टिगेट करके 90 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए। ठीक है, 90 दिन में रिपोर्ट पेश की जाए। डॉक्टर फॉसी को बना दिया है या तो कुर्बानी का बकरा बना दिया है या क्या किया, वो हैं उनकी टीम के अंदर ही, वो हर टीवी चैनल पे बेचारे उनकी ईमेल्स लीक हो गई। अच्छा, वो ही कह रहे हैं कि मैंने ईमेल जो थी वो ज़हनी तौर पे परेशान थे। उन्होंने कहा पागल, अच्छा उन्होंने असल में ये जो कम्युनिकेशन हुई ना, तो उसमें उन्होंने कहा कि चंद पागल लोग हैं जो बात मेरी सुन नहीं रहे। ठीक है, तो वो इस तरह चला गया कि वो अमरीकियों को, अच्छा हम पागल हैं, तो अमरीकी पीछे लग गए उनके, सारे के सारे पड़ गए उन पर फौसी पे। अच्छा, तो वहां पर डॉक्टर फौसी 80 साल का बड़ी इनका बड़ा, लेकिन अब वो पता चला है कि वो उनकी कोई फंड, वो कह रहे हैं रिसर्च के लिए जो प्रोग्राम था उसके थ्रू फंडिंग गई, लेकिन उसके दरमियान में ही वो ईमेल्स को इस तरह से मैच किया है उनकी मीडिया ने कि वो कह रहे हैं कि इन ईमेल से पहले डॉक्टर फौसी कह रहे थे कि चाइना से आया है, ईमेल्स के बाद जो है वो जब नरम होना शुरू होती हैं ईमेल्स, तो अचानक डॉक्टर फौसी का उस तारीख को बयान आता है कि नहीं ये तो कुदरती तौर पे वायरस की म्यूटेशन हुई है, ये किसी लैब से लीक नहीं हुआ। अब जनाब डॉक्टर फौसी के ऊपर टोपी आई हुई है इस वक्त। अच्छा, और डॉक्टर फौसी के ऊपर टोपी आई हुई है, जहां पर एक बात देखें आपके, यहां पर जो असल इशू है, जो दुनिया का असल मामला है कि वैक्सीनेशन कब तक होगी, कैसे होगी ये। अच्छा, अब कई मुल्क ऐसे हैं जो एक डोज लग गई उनको, दूसरी डोज पहुंच नहीं रही। 60 दिन की विंडो है। अगर आपको एक दफा यानी 2 डोजेज वाली कोई भी आप वैक्सीन लगवा रहे हैं और एक वैक्सीन का आपने शॉट ले लिया तो 60 दिन है मैक्सिमम, मतलब 14 दिन, 14 दिन में आ जाएं, 2 हफ्ते बाद आ जाएं, ऐसा होता है ना। लेकिन ये 60 दिन तक मैक्सिमम है, और 2 हफ्ते से 3 हफ्ते भी कर सकते हैं आप, 3 हफ्ते से महीना भी लेट हो जाए तो दूसरा लगवा लें। लेकिन अगर 60 दिन गुजर गए तो उसके बाद जो पहली शॉट थी, अभी तक जो साइंटिफिक रिसर्च है वो कह रही है कि पहली शॉट फिर बेकार हो जाएगी। तो अब कई जगहों पे कई मुल्क ऐसे हैं जहां पर इंडिया ने सप्लाई करनी थी, वो एक तो लग गई। अफ्रीका में क्या हुआ किसी को नहीं पता। ठीक है, और जनाब कुछ मुल्कों ने इसको उसके होर्डिंग कर ली, जखीरा अंदोजी कर ली, उसमें से वो निकाला, फिर अमेरिका ने, कई मुल्कों ने जो है वो उनके पास है ही नहीं, तो एक सर पे कोई एक को मान रहा है, कोई दूसरे को मान रहा है। अब ये एक रौला रप्पा है। चंद घंटे के बाद, अब से चंद घंटों के बाद जो है वो एक बड़ी तब्दीली आने वाली है, बहुत बड़ी तब्दीली। और वो तब्दीली जो है ना, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि वो एक चेन रिएक्शन होगा। मैं इसके लिए बड़ा एक सादा सा एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, और वो ये है कि ये इसको चेन रिएक्शन के तौर पे लिया जाए। इस वाक़े को आइसोलेशन में देखने की कोई कोशिश ना करें। और वो जो बात है जो मैं कहने जा रहा हूं, वो बात ये है कि आज रात को अब से, यानी वहां तो इसराइल में तो जाहिर है कि हमसे वो पीछे है टाइम में, लेकिन आज रात को 12 बजे वो वक्त ख़त्म हो रहा है जिस वक्त तक नेतन्याहू ने अपनी हुकूमत बना लेनी थी, और नेतन्याहू उसमें नाकाम हो गए। तो आज रात के 12 बजे जो है वो नए उनके जो सदर हैं नफ्ताली बेनेट, वो वहाँ पे, सॉरी, नए वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट जो है वो आ जाएंगे। और नफ्ताली बेनेट जो हैं वो आ जाएंगे, और ये जहन में रहे कि नफ्ताली बेनेट जो हैं, ये नफ्ताली बेनेट की तस्वीर नहीं चल रही, ये चल रही, हाँ ये नफ्ताली बेनेट है। नफ्ताली बेनेट जो हैं वो आ जाएंगे, और ये जहन में रहे कि नफ्ताली बेनेट जो हैं ये दाएं बाजू के यानी एक्सट्रीम दाएं बाजू से इनका ताल्लुक है। ठीक है, और इनके पास 6 सीटें थी, हम सब जानते हैं, इनकी यमीमा पार्टी के हेड, और ये आ जाएंगे, और ये उसके बाद हुकूमत संभालेंगे, हुकूमत संभाली अगले वजीर आजम होंगे। सही सर, अच्छा, ब्रेक ले मैं सिर्फ एक वक्फे पे जाने से पहले सिर्फ एक बात कर लूं। इसी दौरान आज ये हुआ है कि इसराइल के सदर दबड़दूज हो गए, उनके जो सदर थे वो चेंज हो गए, और वो सदर जो हैं वो इस तरह से वहाँ पे हुआ है कि उनके नए 11वें यरूशलेम पोस्ट में 11वें सदर हैं उनके, आइजक हर्जोग, और ये जो हैं 11वें सदर के तौर पे स्टेट ऑफ इजराइल के बड़ी
बहुत बड़ी 87 वोट्स इनको मिले हैं। अगर हम देखें जेरूसलम पोस्ट को देखें, सिर्फ उनकी हेडलाइन दिखा दें, ये 11वें सदर हैं, इनको 87 वोट्स मिले हैं। इनके सामने एक खातून कैंडिडेट थी, वो सिर्फ 27 वोट उनको मिले हैं। तो सदर भी चेंज हो गए, सदर चेंज हो गए। और अच्छा, ये सदर है क्यों? मुझे वैसे वक्फे जाने से पहले ये सदर क्यों होते हैं? कोई अथॉरिटी है? नहीं, एक मिनट, मुझे ये बताएं ना कि ये बात जगह पे मुझे समझ नहीं आती कि जब पार्लिमानी निजाम है वो सदर क्यों होता है? रेफरेंसेस बनाने के? नहीं, जैसे मलका बरतानिया अल्लाह ताला ने खैरियत से रखे, मतलब मलका बरतानिया क्यों है? चले वो तो समझ में आता है कि वो सरबराहे मुमलिकत हैं, तो कई मुल्कों में इसराइल में सदर क्यों है? अल्लाह ताला खैरियत से रखे, हमारे यहाँ सदर क्यों है? मतलब नहीं, सदर आपको होता है ना, सरबराहे मुमलिकत होता है, हुकूमत तो वजीर आजम होता है सियासी। वो मुमलिकत को इसलिए देखते हैं कि वो किसी पार्टी के नहीं होते, वो न्यूट्रल। अब हमारे यहाँ वो देखें, आप किस साल से शुरू करें आप तो मुझे नहीं पता कब से तो सियासी सदर होता है, सियासी गवर्नर होता है, और पार्टी नहीं पार्टियों के होते हैं, वो पार्टियों के होते हैं। हालांकि ये होते, देखिए ना, ये होते पार्टियों के नहीं होते। इसराइल में भी, इसराइल में सदर का काम क्या है? इंडिया में सदर का काम क्या है? पाकिस्तान में सदर का क्या करता है, गवर्नर क्या करते हैं, अल्लाह जानता है। तो मकसद है कि बाज ब्रेक ले लेते हैं, वापस मतलब मैं आइन के खिलाफ की बात नहीं कर रहा, मैं इसे सोच रहा हूँ जैसे मलका बरतानिया को तो किरदार क्या है डॉक्टर साहब, इस हवाले से आप बात करें। किरदार तो अच्छे हैं, काम क्या है, ये सवाल है जी। ठीक है, आपसे क्यों है बात करेंगे डॉक्टर साहब। नाज़रीन, ये ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन जी। डॉक्टर साहब, ताजिक सदर से जो आज वज़ीर आज़म साहब ने मुलाकात की, उसमें कहा है, बहुत वाज़े तौर पर कहा है कि भारत से ताल्लुकात तब तक बेहतर नहीं होंगे जब तक जो एकतरफा इक़दाम किए थे भारत ने वो वापस नहीं ले लेते। वस्ती एशियाई रियासतें जो हैं ये हमारे बहुत इनसे बरादराना ताल्लुकात हैं, और दीदो दिल फरशरा उनके सदर तशरीफ लाएँ, और यहाँ से भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं इन मुल्कों में, वहाँ से भी बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, और हमारे बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं, और यकीनन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकोनॉमी के भी, और बाकी इश्यूज भी। ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं ना सारी, ठीक है, इन तब्दीलियों के लिए सवाल ये है कि हम बतौर रियासत कितना तैयार हैं जी। यानी आप सिर्फ इसमें जो मैं बार बार बात कहता हूँ कि एकदम से दुनिया बदल रही है, खुल रही है। एक बहुत बड़ा इशू इंडिया इस मामले को ज्यादा उठा रहा है। चाइना ने तो उसको रिबर्ट किया ना, लेकिन मसला है कि बहुत ज्यादा उठाएगा तो वो डिपेंड भी चाइना पे ही कर रहा है वैक्सीन के लिए। तो चाइना से वो ये भी नहीं चाहेगा कि वेंटिलेटर्स या वैक्सीन या ये सारी चीजें बंद हो जाएं, तो इतना ज्यादा। लेकिन बहरहाल उनके यहाँ अब क्या करें, बात करें ना करें, करें ना करें, क्या करें। जो मैंने कल बात की थी ग्रे जोन, और 2-3 दिन से कह रहा हूँ ग्रे जोन की लड़ाइयाँ। तिब्बत का मसला क्या करना है तिब्बत पे, अगला दलाई लामा जो है वो तो चाइना का होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर तिब्बत उनका चला जाएगा मुकम्मल तौर पे। तिब्बत के ऊपर ये जो है ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तिब्बत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अरुणाचल प्रदेश पे नहीं है, ये जो LAC के ऊपर आए हैं, ताइवान पे आए हैं, कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं डॉक्टर साहब। नहीं, चाइना की तरफ से कोई किसी किस्म की कोई उनकी तरफ से। तो अब यहाँ से आगे, और फिर ये बदकिस्मती के साथ जो मईशत उनकी खराब हुई है, तो इसकी रिकवरी कैसे होगी? अगर वी शेप नहीं होगी तो फिर कैसे होगी, क्या होगा? तो ये बड़े इश्यूज हैं जिनसे भारत को निकलना है। और इसी दौरान दुनिया में बड़ी तब्दीलियां, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आज उनके सदर रवाना हो गए, खैर मकदम हो गए इसराइल के, और 2-3 घंटे रह गए हैं सिर्फ, और उसके बाद नेतन्याहू 12 बजे का टाइम, चंद घंटे पीछे हैं वो हमसे, तो ये नेतन्याहू का टाइम खत्म, और उसके बाद फिर जो नफ्ताली बेनेट हैं वो नए वहाँ के वजीर आजम। और इसी दौरान जो बेनी गांज हैं, अच्छा, जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है इसराइल का वो चेंज नहीं हुआ। सिक्योरिटी ऑपरेटर से मुराद ये है कि जो पहले वजीर दिफा थे गैंज, वो ही अब भी वजीर दिफा होंगे नई हुकूमत में भी, ठीक है। और वो जो है वो जा रहे हैं वाशिंगटन कल सुबह, और वो वाशिंगटन जाने के बाद वाशिंगटन में ये बात कहने जा रहे हैं कि जो आयरन डोम, उसके लिए $1 बिलियन हमें दिए जाएं, वो डैमेज हुआ है। हमने बहुत सारी बातें आपकी मान ली हैं, ठीक है, ऐसा भी हो गया, ऐसा भी हो गया, ऐसा भी हो गया, ऐसा भी हो गया, ऐसा भी कर लिया, ऐसा भी कर लिया, लेकिन $1 बिलियन की डिमांड करने जा रहा है इसराइल फर्दर। सही। अच्छा, इस्माइल हानिया जो हैं हमास के सरबराह,
वो इजिप्ट आ रहे हैं किसी भी वक्त अगले 1 या 2 दिन में, और इजिप्ट वो पहुंचेंगे, इजिप्ट, कतर से इजिप्ट। इजिप्ट का एक सेंट्रल रोल आ गया है जो कि कई अरब मुल्कों को, मैंने कहा था, पसंद नहीं आ रहा इस वक्त। इस्माइल हानिया इजिप्ट आएंगे और इसी दौरान कैदियों के तबादले के ऊपर जीरो कॉम्प्रोमाइज है फलस्तीनियों की जानिब से। फलस्तीनी एग्जैक्ट, मैं अभी कुछ फिगर्स हैं लेकिन मेरा ख्याल से वो चूंकि कंफर्म मैं नहीं कर पाया अभी तक, लेकिन वो बड़ी तादाद में अपने कैदियों की रिहाई चाहते हैं इसराइली जेलों से। और डील भी गालिबन यही हुई थी, अमेरिका ने जो प्रेशर डाला और डील भी जो सारा मामला हुआ उसमें ये अपने कैदी बहुत बड़ी तादाद में जुड़ाएंगे, तो और ज्यादा गालियां नेतन्याहू को भी पड़ेंगी, जो कि बेचारा हट गया होगा। नई गवर्नमेंट आएगी, नेतन्याहू को गालियां देगी। ये सारा पिछली हुकूमतों का छोड़ा हुआ है ठीक है ना, ये इसी तरह से होगा। तो नेतन्याहू जो है वो गालियां खाते खाएंगे कि अच्छा आपने ये आप डील करके गए थे कि कैदी इतने सारे रिहा होंगे, जो नए आएंगे जो बेनेट आएंगे वो कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं, अच्छा ये हुआ था, और गालियां दो। हाँ, ऑप्शन है, ये कर गए ना, नेतन्याहू को मत्थे डाल दिया ना। जो भी डील अमेरिकन करके गए, ब्लिंकन वो तो इसराइल करेगा, वो तो छोड़ेगा लोगों को, ऐसे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसके साथ ही महमूद अब्बास जो है उनके खिलाफ वो पिटीशन चलना शुरू हो गई है कि ये महमूद अब्बास से रेजिग्नेशन लिया जाए। और महमूद अब्बास जो हैं वो अच्छा अपना एक रोल प्ले कर गए जब तक वो रहे, लेकिन मैंने आपसे कहा ना आखिरी दिनों में वो लूज कर गए थे। एक तो उनकी गैर हाजिरी, वो गैर हाजिर क्यों रहे इसके ऊपर सवाल। फिर हमास के यंगस्टर्स हैं, यंग लोग हैं, वो आके जनाब इनको महमूद अब्बास से इस्तीफा दें, इलेक्शन करवाएं, ये मतलब ये वहां पे एक मूवमेंट जो पिटीशन साइन होना शुरू हो गई। मैं वो गुजरी मेरी पिटीशन नजरों से, तो हजारों फलस्तीनियों के साइन हो रहे हैं। अच्छा। जो पनाह गुज़ीन कैंप है वहां से भी। अब जनाब इसी पूरी कहानी के अंदर एक जो पिक्चर है, आप ये समझें कि इजिप्ट की तरफ टिल्ट हो गया और साथ ही इजिप्ट और टर्की के ताल्लुकात बेहतर हो गए। इजिप्ट वो मुल्क है जो मैं बार बार कह रहा हूं जहां पे जनरल सिसी ने मोहम्मद मुर्सी की जगह वो आए हैं, और तुर्की वो मुल्क है जहां पर मोहम्मद मुर्सी और अखवान के लोगों और हमास के लोगों को नेशनलिटी भी दी उधर। लेकिन ये जो दो मुल्क करीब आए हैं, और जाहिर है कि इसमें रजब तैयब एर्दोगन जो हैं उनके टर्किश प्रेसिडेंट, उनकी मीटिंग होने जा रही है, नेटो के मेंबर हैं वो। इसको बाकी जो मशरिकी वस्ता के मुल्क हैं वो इसको अजब से नजर में देख रहे हैं कि ये क्या हुआ है, मतलब ये पावर सेंटर इजिप्ट क्यों चला गया। एक हिस्ट्री में पहले भी बयान कर चुका हूं कि जमाल अब्दुल नासिर के दौर में और शाह फैसल मरूम के दौर में दो पावर सेंटर्स थे, तो बड़ा खिंचाव था उसमें। अब जनाब इस दरमियान में ये हुआ है कि वो इजिप्ट है तो सऊदी अरब के साथ, लेकिन ये बात बहुत बड़ी बात है ना कि बार बार कॉलें आ रही हैं प्रेसिडेंट बाइडेन की, बार बार आप रोल प्ले कर रहे हैं, आप मीडिएटर हैं। सबसे बड़ा जो इशू था मिडिल ईस्ट का, उसमें आपने मीडिएटर का रोल प्ले कर लिया। यानी कतर से भी ज्यादा अचानक इजिप्ट का एक रोल आ गया खुल के। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ब्लिंकन वहां आ गए, फंडिंग जो है, अच्छा कतर ने अनाउंस कर दिया है कि हम सारे घर बनाएंगे गजा के अंदर, सारे घर हम बनाएंगे। वो फंडिंग अब किसके थ्रू होगी? ज़ाहिर है हमास तो कह रही है कि हम तो पैसे नहीं लेंगे, और अगर वो मानते भी हैं तो वो अपने चैनल के तो महमूद अब्बास के थ्रू तो नहीं मानेंगे, ना इसराइल के थ्रू मानेंगे। और साथ ही वो कौंसल खाना खोलने की बात हो गई। अब इस पूरी पिक्चर के अंदर एक मुल्क ऐसा है जो इस मूवमेंट को अब अगली मूव को देख रहा है बड़ा केयरफुली, और वो है रशिया। रशिया ये देख रहा है कि टर्की और रशिया के ताल्लुकात अच्छे तो नहीं रहे ना तारीखी तौर पर। रशिया ये देख रहा है कि टर्की जो है वो कितना हमारे, और मैंने आपसे पहले भी हम बात कर चुके उस प्रोग्राम में, आर्मीनिया और अजरबैजान में के इख्तलाफ में रशिया और टर्की अलग अलग जगहों पे थे, लेकिन टर्की जो है फिर इसमें पीस कीपर का रोल प्ले किया उन्होंने, और वो जो है वो ये जंग खत्म हो गई। लेकिन वो ये बहुत ज्यादा नेटो का मेंबर भी है ना टर्की, तो नेटो तो रशिया के खिलाफ बनी हुई, तो वो ये भी नहीं चाहेगा। रशिया देख रहा है कि कितना ज्यादा टर्की दोबारा वेस्ट की तरफ जाता है या दरमियान की पोजीशन ही लेता है, क्योंकि हमारे वो S-400 हमारे न्यूट्रल नहीं, यानी प्रो, यानी थोड़ा सा हमारे प्रो रहता है, प्रो रशियन रहता है। क्योंकि टर्की अगर नेटो का है और नेटो बिल्कुल टर्की वापस उसी फोल्ड में चला जाता है, तो ये टर्की और रशिया के ताल्लुकात कशीदा होंगे। बॉर्डर्स है ना, और सारी ये, और टर्की बड़ी पावरफुल आर्मी, और टर्की का बड़ा ये ड्रोन्स और सारा कुछ, तो बड़ा केयरफुली देख रहे हैं इस पूरे सिलसिले को कि टर्की का जो असर और रसूख है वो मशरिक़ी वस्ता में भी बढ़ गया है, क्योंकि हमास की वजह से और बाकी जो इश्यूज हैं। और उधर अच्छा बशारुल असद जो हैं वो, अब देखें ना फॉरेन पॉलिसी ने आज के क्या मजमून लिखा, वो जो बात हम करते रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी ने बशारुल असद के हवाले, असद इज फ्रेंड विद अरब वर्ल्ड अगेन,
अच्छा जी, जी आए अनु। 2010 से लेके 2021 तक जो है फॉरेन पॉलिसी, अब ये कह रहा है कि जी असद जो है दोबारा सारे अरब एक हो गए, और फॉरेन पॉलिसी का आर्टिकल है असद इज फ्रेंड्स विद अरब। ये यानी 10 साल की जंग के बाद असद को बचाया किसने है? असद को बचाने वाले हैं प्यूटिन, और प्यूटिन वापस यहां पे आ गए सऊदी अरेबिया में। ये अब ये जो पूरा तिकोन है ना सारा, अब उसमें यह है कि पाकिस्तान यहां पर फिर वायलेंस शुरू हो गया अफगानिस्तान में। पाकिस्तान को हर सूरत अपने आप को, जब तक आप रीजन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप अफगानिस्तान तक फंसे रहेंगे। अफगानिस्तान के फैसले भी उस वक्त होंगे जब आप, मैं कहता हूं ना, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की भी, ये सारी पूरी दुनिया में यही है, आपकी फॉरेन पॉलिसी शुरू होती है अफ्रीका से और जाती है पैसिफिक तक। ऐसा ही है। अगर आप अपने आप को रखते हैं अफगानिस्तान तक तो आप इधर ही फंसे रहेंगे। अफगानिस्तान के फैसले भी दोहा में हो रहे हैं, इस्तांबुल में हो रहे हैं, वॉशिंगटन में हो रहे हैं, रशिया में हो रहे हैं, चाइना में। ये पूरा एक बड़ी जंग है और उसके बहुत सारे थिएटर्स हैं। ठीक है सर, जैसे वर्ल्ड वॉर। जी जी, आपसे वापस आके बात करते हैं। डॉक्टर साहब, नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं। यहां फिर तशद्दुद शुरू हो गया है अफगानिस्तान के अंदर, और वो कह रहे हैं आज जो सेंटकॉम की तरफ से स्टेटमेंट आई है वो ये है कि हमने तकरीबन 40% इनखला हो गया हमारा, 40%, तकरीबन आधा इनखला हमारा हो गया है। जी सर, आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। 30 to 40%। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान की मामलात पर आप बात कर रहे थे। फौजी इनखलात 40%, 30 से 40% हो चुकी है। सेंटकॉम की इतला, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि 24 घंटे कोई इतला नहीं आई। बरतानिया ने पहली दफ़ा मार्च से लेके अब तक, पिछले मार्च से लेकर अब तक 0 अमवात थी, लेकिन उसके बाद अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले ही ऐलान किया है कि 12 मजीद दोबारा अमवात हुई हैं। तो 0 हो गया था एक दिन के लिए, फिर वो 12 दोबारा है जो बरतानिया में हुआ है। दूसरी जो बात है, इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि इसको ये बहुत बड़ी बात है। बिजनेस स्टैंडर्ड जो खबर दे रहा है, ये उनकी प्रेस रिलीज है ये कि यूएस ट्रूप्स विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान 30 से 40% कंप्लीट हो गया है। तकरीबन अगर 40 को अपर एज को लें तो आधे ही फौज निकल गई है। ठीक है, और इसको, ये एक बहुत बड़ी बात है। सेवरल किल्ड, अल जजीरा साथी कह रहे हैं सेवरल किल्ड इज ब्लास्ट रॉक, अफगानिस्तान कैपिटल काबुल। तो वहाँ पे जो है वो ये सूरत हाल भी ख़राब है वहाँ पे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊँ, ये जो हमारा ये जो पैसिफिक है, यहाँ पे एक नई कशीदगी पैदा हो गई है। और वो कशीदगी इस तरह से पैदा हुई है कि जो हमारा बरादर मुल्क मलाइशिया और बरादर मुल्क हमारा चाइना, तो मलाइशिया ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी एयर स्पेस के अंदर चाइना की जो एयरफोर्स है उनके मलाइशिया के अंदर, मलाइशिया की एयरफोर्स, चाइना की जो एयरफोर्स है वो हदूद में गई है। और ये जो है, ये राइटर्स ने फिर खबर दी है कि मलाइशिया टू समन चाइनीज एनवाई ओवर सस्पिशियस एयरफोर्स एक्टिविटी। और उनका ये कहना है कि ये बड़ा एक संगीन, बड़ा अजीब सा मामला है। लेकिन मैं इसमें सिर्फ ये बताऊं कि फिर इसके फौरन बाद जो है वो ग्लोबल टाइम्स ने, अच्छा ग्लोबल टाइम्स की तरफ से, जो चाइना को ज़ाहिर चाइना के जो वो वजाहत आती है वहाँ से, वो कह रहे हैं कि PLA एयरक्राफ्ट जो हैं वो साउथ चाइना सी पे ट्रेनिंग रूटीन पे थे और नो मलेशियन एयर स्पेस वायलेटेड। लेकिन इसको फिर BBC ने भी उठा लिया कि साउथ चाइना, ये ग्लोबल टाइम्स ने क्लियर किया कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। BBC ने उठा लिया कि साउथ चाइना डिस्प्यूट, मलेशिया एक्यूज चाइना, वो जनाब शुरू हो गए सारे मुल्क। अच्छा, क्योंकि उन्होंने अल जजीरा भी जैसे कह रहा है कि समन कर लिया एनवाई को चाइना एयर का। तो ये जो है, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसमें जो एक्सीडेंटल इश्यूज है ना, एक जहाज को, दोनों जहाजों को आग लग गई। यानी जो ईरान का नेवल वेसल था उसको भी आग लगी है जो, और ये दोनों डूब गए हैं पिछले 24 घंटों में। अब इसकी वजह मैं नहीं जानता एग्जैक्टली, मुख्तलिफ जगहों पे इसकी मुख्तलिफ चल रही है। लेकिन अल जजीरा को देखें तो लार्ज ईरानियन नेवी शिप सिंक्स आफ्टर कैचिंग फायर। ठीक है, और इसी तरह से श्रीलंका का भी जो एक जहाज है उनका, वो भी उनका डूबा है इस दौरान। तो बात यह है कि 2 जगहों पे ये बड़े उनके जहाज डूबे हैं, और ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि एक ही समंदर में। और ये यहाँ पर देखें इशू ये सारा कि हम जो है वो, चाइना ने इल्जाम लगाया है। अच्छा जी, चाइना ने इल्जाम, वॉशिंगटन पोस्ट ही कह रहा है कि यूएस कॉल्स फॉर फोकस ऑन कोविड ओरिजिन, चाइना रिपीट सर्कुलेशन अबाउट यूएस मिलिट्री बेस। वो कह रहे हैं कि जी ये जो यूएस मिलिट्री बेस है, दुनिया भर में यूएस मिलिट्री बेसिस के ऊपर
ये बायो वेपन्स की बनी हुई हैं। ये वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है, ठीक है। चाइना ने आगे से जवाब दिया है कि हम नहीं, हमारी तो ऑफिशियली यहाँ पर है, आपकी जो अच्छा, फिर वही बात कि बाइडेन के अपनी नर्व्स को लूज कर गए पुतिन के साथ, हमने जो बात की थी। लेकिन जो दूसरी उनकी है ना, चाइना यूएस कॉल्स फॉर फोकस ऑन कोविड ओरिजिन्स, चाइना रिपीट स्पेकुलेशन। अब इशू ये, वो कह रहे हैं कि जी आपकी जो मिलिट्री बेसिस हैं पूरी दुनिया में, वहां पर तो बायो वेपन यूज होते हैं, और वो आप अपने कैदियों पे भी उन्होंने बड़ा संगीन इल्जाम लगाया चाइना ने। वो कहते हैं कि आपने तो टॉर्चर किया, ये उनको करते हुए आपकी फिल्में बनी हुई है, ये बना, आप हमारे ऊपर क्या इल्जाम लगा रहे हैं कि यहां से जो है वहां से निकला। एक वो टेंशन, साथ ही वो डॉक्टर फॉसी अपनी क्लैरिफिकेशन देते फिर रहे हैं, वैक्सीनेशन का कोई सर पैर नहीं है, कौन सा मुल्क कौन सी वैक्सीन को, क्योंकि वैक्सीन नेशनलाइज हो गई है बदकिस्मत। एक इशू जो ह्यूमैनिटी का इशू था वो कौमियतों का मसला हो गया। जैसे नस्ल परस्ती, जैसे हम कहते हैं ना, वो जनूबी अफ्रीका में या इसराइल फलस्तीन में जो नस्ल नहीं है, तो नस्ल परस्ती, ये गोरों की अमेरिका की वैक्सीन है, तो ये चीनी को नहीं लगनी, चीनी की हम नहीं मानेंगे, ये यूरोप की है तो यूरोप, रशिया की नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि एक जो इलाज है, जो पूरी दुनिया का इलाज, इंडिया की वैक्सीन इंडिया ने बनाई है, पाकिस्तान ने बनाई है, वो अब कैसे कब अप्रूव होगी WHO। तो बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसानियत बेस, जिनकी इंसानियत बुनियाद होनी चाहिए थी, वो भी कौमियतों की बुनियाद पे चला गया है बदकिस्मती के साथ। कि वैक्सीन भी किस मुल्क की बनी है, अच्छा वो बहुत अच्छी भी होगी लेकिन दूसरे मुल्क की है, नहीं वो सुपर पावर बन जाएगा ज्यादा वैक्सीन देके, उसको अभी साइड पे करो। और WHO ऊपर नीचे करता है तो WHO प्रेशर में आ गया डॉक्टर फॉसी की वजह से। तो बात यह है कि डॉक्टर फॉसी दोनों तरफ अपना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। तो डॉक्टर फॉसी की ईमेलें आ गई। ईमेलों में मुझे तो नहीं लगा कि उनका चाइना की तरफ झुकाव है, लेकिन इतना जरूर है कि वो चाइना के साथ राब्ते में हैं, और उन्होंने किसी जगह पर एक रिकमेंडेशन किया है कि यहां फंडिंग होनी चाहिए रिसर्च के लिए। उसको अमेरिका ने पकड़ा, जेन्युइन पकड़ा है, उसमें बड़े सवालात उठे हुए हैं कि कैसे हुआ, कहां से हुआ, ओरिजिनेट कहां से हुआ ये। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में मजीद इस हवाले से आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।